को नियुक्त किया जाए। मान लीजिए अगर किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है राजस्थान में, तो आपको नहीं लगता कि 2018 में जिस प्रकार से हाल हुआ सरकार बनने के बाद कांग्रेस का, ऐसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नजर आती? इसलिए पार्टी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी और ये रणनीति न केवल 2024 का लोकसभा चुनाव साधने के लिए है, बल्कि अगले 1.5 दशक तक कैसे पार्टी स्टेट में मजबूत रहे और जो परिपाटी बनी आ रही है राजस्थान में कि हर 5 साल में सरकार का परिवर्तन होता है, उस परिपाटी को तोड़ने के लिए रणनीति बनाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा जाए और जब मैंडेट हासिल हो जाए तो अपने विश्वस्त नेता को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वो नेता ऐसा हो जो कि न केवल सशक्त सरकार चला सके, सशक्त तौर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कर सके, बल्कि संगठन भी उनके संरक्षण में इतना फले फूले ताकि अगले 1.5 दशक तक पार्टी इतनी ग्रो करे राजस्थान में कि लगातार अनवरत प्रगति होती रहे और बीजेपी की सरकार परिवर्तित ना हो 5 साल के बाद और वापस से परिपाटी टूटे और बीजेपी की सरकार रिपीट हो। ये उद्देश्य है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान का, इसलिए इस प्रकार से चुनाव लड़ा गया और हमने देखा भी कि 115 सीटों का आना ये प्रदर्शित भी करता है और कई बागी भी जीत कर आए। हालांकि ये बीजेपी का नेता मानते भी हैं कि अगर टिकट वितरण ठीक ढंग से किया गया होता तो नंबर्स और बढ़ सकते थे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सीटें आई हैं, छत्तीसगढ़ में सीटें आई हैं, ऐसा ही नजारा राजस्थान में भी देखने को मिल सकता था। लेकिन पार्टी ये चूक मानती है कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो गई, कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट कर दिया गया, कुछ अंडर एस्टिमेट कर दिया गया कुछ कैंडिडेट्स को, इसलिए चूक हुई और कुछ बागी जीतकर आ गए। हालांकि अब उन बागियों पर भी नजरें हैं, उन बागियों से भी तमाम तरीके से संवाद स्थापित किया हुआ है राष्ट्रीय नेताओं ने भी और प्रदेश के नेताओं ने भी, और स्वाभाविक है कि उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया जा सकता है, लेकिन वो रहेंगे निर्दलीय विधायक ही। अब जो आप पूछ रही थी कि 2023 का चुनाव जिस प्रकार से लड़ा गया उसमें रणनीतियां क्या थी और कितना चेंजेस मानते हैं, तो निश्चित रूप से 2018 से पहले जितने भी चुनाव लड़े गए तो उसमें चेहरा सामने था, चाहे वो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत हो या फिर वसुंधरा राजे हो, इन चेहरों पर चुनाव लड़ा गया और अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की परिपाटी रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, निश्चित ही हर राज्य में उनकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, निश्चित ही और अलग तरीके की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि पार्टी को कैसे विशाल बनाया जाए, कैसे अनवरत सत्ता में आया जाए, ये उद्देश्य है, न कि किसी एक व्यक्ति की पैरवी एक नेता की पैरवी करना और एक नेता को सल्टाना। इस प्रकार का उद्देश्य होता नहीं है पार्टी का, क्योंकि तमाम जो दिग्गज लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उनका फोकस है कि संगठन फलना फूलना चाहिए, संगठन काफी मजबूत होना चाहिए और बीजेपी की सरकारें पूरे देश में हों। इसलिए इन तमाम फॉर्मूलाज पर, इन तमाम प्रयोगों पर काम भी किया जा रहा है और पार्टी ये चाहती भी है कि 2024 का जब चुनाव हो तो निश्चित रूप से उसे साधा जाए और उसका सेमीफाइनल के तौर पर इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को इसीलिए कहीं ना कहीं मजबूत जो है वो दावेदारी रही और पर्यवेक्षकों को भी इसी तरीके से तय किया गया। राजस्थान में राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, उन्हें भेजा गया है। हम एमपी की लिस्ट भी देख रहे थे लखबीर, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा गया है। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री तक को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है, तो ये साफ तौर पर स्ट्रेटेजी है कि हाँ, मजबूत दावेदार जो आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए और 24 में भी कहीं ना कहीं कुछ कमाल हो वहां पर। ये देखिए, पर्यवेक्षक बनाकर वरिष्ठ नेताओं को ही भेजा जाता है और उसके पीछे की मॉडस ऑपरेंडी ये होती है कि जब पर्यवेक्षक जाएं तो सर्वसम्मति से बिना किसी विवाद के पार्टी के आदेश की पालना करवाएं और तमाम विधायकों को पार्टी के आदेश के लिए राजी करें। ये महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि कई जगह होता है कि कई विधायक उत्साहित होते हैं, कई विधायकों का अपना मत होता है और वो चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए या फिर उनमें से किसी एक पर दाव खेला जाए या जिस गुट से वो ताल्लुक रखते हैं उनमें उनके लिए वो लॉबिंग भी करते हैं और कई बार तस्वीरें हिंसक भी हो जाती हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेता को भेजने के पीछे की वजह यही होती है ताकि वो कोऑर्डिनेशन किया जाए। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान भेजा गया और मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण को मध्य प्रदेश भेजा गया, अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ भेजा गया। मुख्य कारण यही होता है पार्टी का कि पर्यवेक्षक जितना स्ट्रांग जाएगा वो अपनी बात, जो पार्टी का आदेश होगा, उसको डिलीवर आसानी से कर सकता है और उस पर मुहर भी लग सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। लेकिन अब महत्वपूर्ण क्या है? अब महत्वपूर्ण यह है
कि जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान हो गया तो वो जयपुर कब जाते हैं और विधायक दल की बैठक क्या शनिवार को होगी या रविवार को होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि व्हिप जारी है तो स्वाभाविक है कि लोकसभा के जो सांसद हैं वो दिल्ली में ही बने हुए हैं जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो जाता, और जैसे ही कोरम पूरा होगा व्हिप का पालन हो जाएगा, उसके बाद ये तमाम नेता जयपुर के लिए निकलेंगे और विधायक दल की बैठक होगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली में ही बने हुए हैं जो कि व्हिप का पालन करने आए हैं, और व्हिप के पालन के बाद वे खुद भी जयपुर जाएंगे और विधायक दल की बैठक की तैयारियों में जुटेंगे कि विधायक दल की बैठक कहां करवाई जाए, किस तरीके की रणनीति हो, जो पर्यवेक्षक आएंगे उनका क्या 1-to-1 संवाद भी विधायकों से करवाया जाए क्या, क्योंकि हो सकता है कि कोई गुट विशेष ये जताए, अपनी इच्छा जताए कि हमें पर्यवेक्षकों से बातचीत करनी है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधायक दल के नेता को लेकर मंथन किया जाएगा। राजस्थान के 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं। राजनाथ सिंह जिसमें नाम है, विनोद तावड़े का नाम है, सरोज पांडे जो है पर्यवेक्षक नियुक्त की गई हैं। पर्यवेक्षक राज्यों में जाकर विधायकों से रायशुमारी करेंगे, विधायक दल के नेता को लेकर मंथन करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। रायशुमारी के बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट देंगे। लखवीर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पहले रायशुमारी की जाएगी और सारे विधायकों से बात की जाएगी, रिपोर्ट लेकर दिल्ली आएंगे और फिर दिल्ली में बातचीत होगी, फिर जाकर चेहरा अनाउंस होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक तरीके की रणनीति होती है और ये रणनीति का पार्ट ही है कि पहले पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और फिर चेहरा जो एक जिस चेहरे पर सहमति बनेगी वो लाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपा जाएगा और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये एक अमूमन प्रक्रिया है और प्रक्रिया हिस्सा ही है कि पर्यवेक्षक जाएं, संवाद करें विधायक दल से, फिर विधायक दल या तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़ दे, प्रस्ताव पारित करवाया जाए कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो चेहरा में मंजूर होगा, या फिर चेहरा पहले तय हो जाएगा तो उस चेहरे को लेकर इंट्रोड्यूस किया जाएगा विधायक दल की बैठक में, फिर उस चेहरे पर सहमति बनेगी और फिर उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन अमूमन होता यह है कि पर्यवेक्षक जाते हैं, विधायक दल की बैठक करते हैं, फिर विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो 2 लाइन का प्रस्ताव मंजूर है और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसे चेहरा घोषित करेगा उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा। और फिर पर्यवेक्षक आते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक चेहरे का चुनाव कर लिया जाता है, फिर उसे बागडोर सौंप दी जाती है और वो फिर चेहरा घोषित हो जाता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कौन वो चेहरा होगा जिसके नाम पर मुहर लगती है। क्या वो अश्विनी वैष्णव होंगे, क्या वो अर्जुन राम मेघवाल होंगे, क्या वो ओम प्रकाश माथुर होंगे, क्या ओम बिड़ला होंगे, किरोड़ीलाल मीणा होंगे, या फिर दिया कुमारी होंगी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे, महेंद्र बालकनाथ होंगे, वसुंधरा राजे होंगी, या फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। फहरिस्त बहुत लंबी है और इसमें से कोई अनोखा नाम भी निकलकर सामने आ सकता है और इसीलिए ये चर्चाएं, इसीलिए ये जो राजमाइश है, जो लंबा समय लग रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, चुनाव जीत जाने के बावजूद भी इतना ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि आप जो लिस्ट बता रहे हैं ये फहरिस्त तो लंबी है ही, इसमें कुछ और नाम भी एड ऑन हो सकते हैं, वो भी हम नहीं कह सकते। बिल्कुल निश्चित रूप से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि फहरिस्त बड़ी है और इस फहरिस्त में आप जो कह रही थी अनोखा नाम, न सिर्फ अनोखा नाम ममता बल्कि चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। क्या पता किरोड़ीलाल मीणा की किस्मत खुल जाए, क्या पता किसी फर्स्ट टाइमर एमएलए की किस्मत खुल जाए, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। और मोदी अमित शाह की जोड़ी तो इसके लिए माहिर है कि चौंकाने वाले नाम पर मुहर लगाती हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में चेहरा ऐसा होगा जो कि एक सशक्त शासक की भूमिका निभा सके, प्रशासनिक अमले में उसकी धमक हो, संगठन को साथ लेकर चल सके और जिसके नाम पर तमाम विधायक विरोध ना करें और पूरे प्रदेश में उसके नाम का स्वागत हो। इस प्रकार के चेहरे पर ही मुहर लगेगी। हालांकि पार्टी इस फैसले से 2024 को साधना चाहती है, इससे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तीनों राज्यों में से एक जगह सवर्ण बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, एक जगह मूल ओबीसी से कोई चेहरा हो सकता है और एक जगह आदिवासी चेहरा भी हो सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इन तीनों राज्यों में किस जाति बिरादरी के चेहरे को मौका दिया जाता है, किस
कार्यकर्ता पर, किस नेता पर दांव खेला जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह कि गैर विधायक भी मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि जितने भी नाम इस फहरिस्त में हैं उनमें गैर विधायक भी हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में संभावना है कि किसी गैर विधायक को भी मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाया जा सकता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो संगठन का कोई व्यक्ति हो, जैसे कि ओम प्रकाश माथुर भी फहरिस्त में है। तो ऐसे में काफी नाम है, काफी चर्चाएं हैं, काफी कयास हैं, काफी गहमा गहमी है। अब इंतजार है विधायक दल की बैठक होने का और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऐलान का कि आखिरकार राजस्थान का बागडोर कौन संभालेगा, अगला मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होगा, क्योंकि फहरिस्त काफी लंबी है और बढ़ भी रही है। एक पैटर्न हमने देखा, जैसे ही रिजल्ट सामने आए उसके बाद से हर 6 घंटे में नाम बदल जाता है। काफी चर्चाएं गर्म होती हैं कि अब ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अब ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और हमने देखा भी कि हर 6 घंटे में नाम परिवर्तन होने की एक योजना भी दिख रही है। पहले नाम आया कि राजस्थान में ओम बिड़ला मुख्यमंत्री हो सकते हैं, फिर वो बदलाव हुआ और फिर एक माहौल बना राजस्थान में कि दिया कुमारी हो सकती हैं, फिर वो ठंडा पड़ा नाम और फिर चर्चा जोर पकड़ी महेंद्र बालकनाथ योगी के नाम पर, फिर ओम प्रकाश माथुर का नाम चर्चाओं में आया, फिर अश्विनी वैष्णव का नाम चर्चाओं में आया, अर्जुन राम मेघवाल का नाम चर्चाओं में आया। ऐसे में तमाम नाम जोर पकड़ रहे हैं, लेकिन मुहर किस नाम पर लगेगी ये सस्पेंस बरकरार है, जिस पर की पर्दा जल्द उठने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब जानना तो चाहते हैं, लेकिन पार्टी का उद्देश्य एकमात्र है कि न केवल बेहतरीन प्रशासक हो, प्रशासनिक अमले में धमक रखता हो, प्रशासन को साध कर चले, बेहतरीन व्यवस्था दे सके, बल्कि पिछली 5 साल में जिन कोस्ट पर, जिन मुख्य तौर पर जिन बातों पर घेरा है सूबे की अशोक गहलोत सरकार को, उनको प्रमुखता से सुलझाया जाए, उन पर प्रमुखता से काम किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था और सरकार में आने का कारण भी यही है कि राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, दलित उत्पीड़न के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है लखवीर, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं, अब इंतजार है विधायक दल की बैठक का। विधायक दल की बैठक में किसको चुना जाता है विधायक दल का नेता और किस पर मुहर लगती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।